हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान बशीर और आप देख रहे हैं पीके सॉफ्टवेयर। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हम प्रोजेक्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में, और हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट पिछली बार क्रिएट हो चुका था। इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेआउट जो है ना वो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन के अंदर यूज़ होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। वैसे तो बहुत ज़्यादा लेआउट यूज़ होते हैं, लेकिन हम 2 या 3 पर काम करके दिखाएंगे आपको। उसकी वजह यह है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एक ट्यूटोरियल के अंदर जो है ना कवर नहीं हो पाती। तो हम 2 या 3 चीज़ों पर ही कवर करेंगे, लेकिन वो भी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि लेआउट्स होते क्या हैं और उनका काम क्या होता है। लेआउट्स बेसिकली होते ये हैं कि आप एप्लीकेशन के अंदर डेटे को किस तरह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। डेटा मीन दैट कि आप एक फॉर एग्जांपल आप पिक्चर्स के लिए एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, गैलरी टाइप की एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें आपने पिक्चर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूज़ होती हैं, उनमें सबसे पहले ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रिलेटिव लेआउट है। उसके बाद हमारा स्क्रॉल व्यू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तकरीबन हर एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। उसके बाद ग्रिड व्यू भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और फ्लेक्स लेआउट तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन आपका फ्रेम लेआउट और कंटेंट व्यू ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम जो यहाँ पर को कराएंगे ट्यूटोरियल्स के अंदर वो आपका रिलेटिव लेआउट होगा, स्क्रॉल लेआउट होगा और ग्रिड लेआउट होगा, जो ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग। तो मैं इनमें फ़र्क भी आपको बता देता हूँ। हमारा जो स्क्रॉल लेआउट होता है, इसमें होता है कि आपकी बाज़ इमेजेस जो होती हैं या कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल फ़ोन नंबर्स हो गया या एक पैराग्राफ हो गया, तो जब ये एक स्क्रीन पर चीज़ नहीं आ रही होती मुकम्मल, मतलब कि आपकी स्क्रीन का साइज़ बहुत छोटा है लेकिन पैराग्राफ बहुत बड़ा है, तो आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन जो पैराग्राफ नीचे है स्क्रीन से, वो भी आप स्क्रॉल करते जाएं ऊपर और वो नीचे से ओपन होता जाए। तो उस चीज़ को जब हमने इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम उसके लिए स्क्रॉल व्यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके साथ ही रिलेटिव लेआउट होता है, ये वाला रिलेटिव लेआउट में ये होता है कि आपकी जो डिफरेंट व्यूज़ होते हैं या विजेट्स होते हैं, बेसिकली इसे एक बॉक्स को हम एक विजेट कहते हैं। ये एक बॉक्स है ना, जिसके अंदर एक पिक्चर होती है, जैसे गैलरी होती है। गैलरी के अंदर हमारे डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स पड़ी होती हैं, एक पिक्चर एक विजेट के अंदर शो हो रही होती है, तो उसको हम एक विजेट कहते हैं। तो रिलेटिव लेआउट के अंदर कोई भी विजेट जो होता है उसको हम दूसरे विजेट के लिहाज से, रेफरेंस के लिहाज से हम उसको डिस्प्ले करवाते हैं। मिसाल के तौर पे कि हमारे पास एक यहाँ पर चीज़ पड़ी हुई है, एक इमेज यहाँ पर पड़ी हुई है, और एक इमेज हमने यहाँ पर शो करवानी है, एक इमेज हमने यहाँ पर शो करवानी है। तो हम इसके रेफरेंस से इसको राइट पे सेट करेंगे। मिसाल के तौर पे हम अपने एंड्रॉयड को बताएंगे कि हमारी जो ये वाली पिक्चर है, इस पिक्चर को इस पिक्चर के राइट पे सेट कर दो, या फिर हम इस तरह भी बता सकते हैं कि ये वाली पिक्चर जो है ना, इस पिक्चर को इस पिक्चर के लेफ़्ट पे सेट कर दो। तो इस तरह हम दूसरे व्यूज़ का रेफरेंस दे के अपने व्यूज़ को सेट कर रहे होते हैं। और तीसरी बात जो है ये यहाँ पर है कि ग्रिड व्यू क्या होता है। ग्रिड व्यू, आपकी जो गैलरी है ना, गैलरी वो ग्रिड व्यू पे काम करती है। मतलब ये कि आप उसको एक बॉक्सेस की फॉर्म में जो है ना डेटा शो करवा रहे होते हो। वो आपके डिपेंड करता है कि आपने कितने बॉक्स शो करवाने हैं। यहाँ पर 3 बॉक्स पर रो जो है ना उन्होंने शो करवाए हुए हैं, लेकिन आप उससे ज़्यादा भी शो करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कितने करवाने हैं। तो जो बॉक्सेस की फॉर्म में डेटा शो हो रहा होता है वो बेसिकली ग्रिड फॉर्म के अंदर ही हो रहा होता है। अब इधर फ्लेक्स लेआउट और ग्रिड लेआउट में आप कहेंगे कि डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि आपका जो ग्रिड लेआउट होता है ये आपका रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर डिज़ाइन होता है। इसको आप डिफाइन करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर कि इतनी रोज़ है हमारे पास, इतनी कॉलम्स हैं। जबकि फ्लेक्स लेआउट जो होता है, इस ग्रिड लेआउट के अंदर दोनों चीज़ें आप डिफाइन कर रहे होते हो, रो भी और कॉलम भी बताने होते हैं कि हमने कितने देने हैं। जबकि फ्लेक्स लेआउट जो है ना वो एक ही चीज़ पे बन सकता है एक टाइम में, या तो आप उसको कॉलम्स के थ्रू बनाएं या फिर आप उसको रोज़ के थ्रू बनाएं। तो इसमें दोनों चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं ग्रिड लेआउट के अंदर, और इसके अंदर एक चीज़ एट ए टाइम इंप्लीमेंट होती है, या आप रोज़ को लेके चले होते हो या आप कॉलम्स को लेके चले होते हो। लेकिन फर्दर आपको जो है ना सारी डिटेल वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर समझ आ जाएगी। तो इसके अलावा भी एक चीज़ होती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक और लेआउट भी होता है, वो ये होता है कि आपका ये लीनियर लेआउट होता है। लीनियर लेआउट का मतलब ये होता है कि आपके जैसे कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो एक लिस्ट के अंदर शो हो रहे होते हैं, और एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, फिर उसके नीचे एक और होता है, फिर उसके नीचे एक और होता है, फिर नीचे, और इस तरह लाइन से नीचे आते जाते हैं। तो लीनियर लेआउट बेसिकली इस तरह ही काम करता है
कि एक चीज़ के साथ ही दूसरी चीज़ को अटैच करके दिखाता है, लेकिन हमें बताना पड़ता है कि वो चीज़ कौन सी है, उसको लेफ़्ट पे रखना है, राइट पे रखना है, या टॉप टू बॉटम उसको लेके चलना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि ये लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन हम सेट करते हैं कि ओरिएंटेशन उसकी अगर हॉरिजॉन्टल सेट कर दिया हमने, तो जो भी हम नई पिक्चर, नया फ़ोन नंबर या नया टेक्स्ट लिखेंगे वो एक दूसरे के हॉरिजॉन्टली सेट होते जाएंगे जैसे ही। और अगर हम उसको चाहते हैं कि उसको वर्टिकल कर दे ओरिएंटेशन, तो वो टॉप टू बॉटम जो है ना उनको वर्टिकल करता जाएगा, जैसे ये लेआउट के अंदर भी आप दिखाई दे रहा है। एक ये ऊपर पड़ा है, उसके नीचे एक और है, फिर उसके ऊपर एक और चीज़ पड़ी हुई है। तो इस तरह लेके चलते हैं लीनियर लेआउट को। तो फर्स्ट में हम लीनियर लेआउट पर ही काम करते हैं, ये थोड़ा इजी भी है और आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पिछला लेक्चर जो है ना वो यहाँ पर स्टॉप हो गया था। जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर लेआउट सेट हुआ आता है हमारे पास, जब हम नई एक्टिविटी, नई स्क्रीन क्रिएट करते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट हमारे पास क्रिएट होकर आता है, उसका जो लेआउट सेट होता है वो कंस्ट्रेंट लेआउट सेट हुआ होता है। कंस्ट्रेंट लेआउट तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको हम एंड पे करेंगे इसी लेआउट्स के अंदर, एंड वाले सेशन के अंदर हम करेंगे इसको, लेकिन पहले मैं आपको इजी करवाना चाहता हूँ। तो हम कंस्ट्रेंट लेआउट को यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह पे हम यहाँ पर लीनियर लेआउट को लिख देंगे। लीनियर लेआउट ये हमने लिख दिया, और यहाँ पर हम उसको बताएंगे कि हमने उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल लिखनी है या ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल करनी है उसकी। जैसा ये इमेज के अंदर शो हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल करेंगे तो डेटा किस तरह शो होगा और वर्टिकल करेंगे तो डेटा किस तरह शो होगा। हमें यहाँ पर मेन लेआउट के अंदर बताना पड़ता है कि हमने डेटा इस स्क्रीन के अंदर किस तरह शो करवाना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। तो इसकी हमने ओरिएंटेशन जो है ना वो वर्टिकल रखी हुई है, तो इसलिए हमारे जो भी टेक्स्ट आएगा वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आता रहेगा। मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले जो है ना एक चीज़ होती है कि जो नॉर्मल सब एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल होती है, हम सबसे पहले उस व्यू को लेके चलेंगे। वो ये होता है कि आपका टेक्स्ट हर एप्लीकेशन के अंदर लिखा होता है, तो वो टेक्स्ट किस तरह काम करता है, वो आप डिस्प्ले किस तरह करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम ये चीज़ सीखेंगे इस लेक्चर के अंदर। एक लेआउट हमने सीखा, मुख्तलिफ लेआउट्स की डेफिनेशन सीखी, एक लेआउट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके साथ हम एक व्यू भी पढ़ेंगे, और वो व्यू ये होगा कि आप टेक्स्ट किस तरह डिस्प्ले करवाते हैं। तो टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए आपके पास एक व्यू होता है जिसको आप लिखते हैं टेक्स्ट, टी कैपिटल के साथ लिखेंगे तो वो फ़ौरन यहाँ पर आ जाएगा। टेक्स्ट लिख के यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ आएंगी, एक रैप कंटेंट, एक मैच पेरेंट। उसकी विड्थ आपने रैप कंटेंट सेट करनी है या मैच पेरेंट सेट करनी है। रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपका जितना टेक्स्ट आएगा उतनी ही उसकी विड्थ होगी, और मैच पेरेंट का मतलब ये होता है विड्थ में कि आपने स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक उसकी विड्थ सेट कर दी है। टेक्स्ट चाहे एक डिजिट भी हो या एक वर्ड भी हो, तो उसकी विड्थ जो है ना वो पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाती है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं मैच पेरेंट करता हूँ और इसको मैं रैप कंटेंट फिल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ये स्लैश और एंगल ब्रैकेट लगाएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। तो ये देखें उसकी विड्थ जो है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी हाइट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसमें टेक्स्ट ऐड करता हूँ, टेक्स्ट XYZ कुछ भी कर देता हूँ। तो ये देखें ये छोटा सा टेक्स्ट है, लेकिन उसकी ये बेकार में ही हमने इतनी ज़्यादा विड्थ दे दी है, तो ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके लिए हम रैप कंटेंट यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितना टेक्स्ट है उतने उसका साइज़ रखो। इसको भी रैप कंटेंट रखा है इसलिए वो यहाँ पर खड़ा है। अगर इसको मैं मैच पेरेंट कर दूँ तो ये टॉप टू बॉटम इतने तक निकल जाएगा ये, और ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसको हम रैप कंटेंट रखेंगे, ठीक है। जितना टेक्स्ट है उतनी उसकी विड्थ और हाइट रखी जाए। यहाँ पर मैं इसको फॉर एग्जांपल कह देता हूँ, इसको मैं हेडिंग बनाता हूँ सबसे पहले। अब इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑफकोर्स सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना लेक्चर के अंदर मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो मेन है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप सर्च कर लेना। ये देखें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक टेक्स्ट व्यू की, सारी की सारी यहाँ पर बताना मुमकिन नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले जो होता है इसकी वो ये प्रॉपर्टी है कि आपने टेक्स्ट का साइज़ किस तरह बढ़ाना है। ये टेक्स्ट जो है ना वो आपको छोटा दिखाई दे रहा है, तो आपने उसको थोड़ा बड़ा करना है, तो वो किस तरह करेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे टेक्स्ट साइज़, उसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर टेक्स्ट साइज़ आपने कितना रखना है, वो हमने रखना है 20 SP।
ठीक है। और अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छा नज़र आए। ये देखें 20 SP कर दिया है इसको। और अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ये बोल्ड हो गया दोस्त। अगर आप इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा बोल्ड भी हो और इटैलिक भी हो जाए तो यहाँ पर आप इटैलिक कर सकते हैं साथ में इसको। ये देखिए थोड़ा सा राइट तरफ हो झुक गया है। अगर आप सिर्फ बोल्ड रखना चाहते हैं या सिर्फ इटैलिक करना चाहते हैं तो भी हो जाता है ये देखें। उसके बाद टेक्स्ट का कलर कैसे देना है हमने। टेक्स्ट का कलर देने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट कलर एंड्रॉयड। कौन सा कलर देना है, ग्रीन देना है, ये ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पर रेड देना है तो यहाँ पर रेड लिखेंगे तो यहाँ पर होलो रेड डार्क आ जाएगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कोई और कलर देना तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर आप कस्टम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप और भी कलर जो है ना वो सिलेक्ट करके यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने स्पेसिंग देनी है, ठीक है। वर्ड्स के दरम्यान स्पेसिंग कितनी है तो उसके लिए आपको लेटर स्पेसिंग करेंगे आप 2 या 3 की आपने स्पेसिंग देनी है तो वो इस तरह हो जाएगा। अगर 1 की देंगे तो वो इस तरह हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट्स में दी जाती है। 0.2 या 0.1 में देंगे तो वो ज़रा अच्छा भी लगता है और लुक भी उसकी अच्छी निकलती है चीज़ की। लेकिन फ़िलहाल तो हम टेस्टिंग मोड में मकसद आपको समझाना है कि वो आप लेटर में स्पेसिंग किस तरह देते हैं। ये हमने स्पेसिंग दी है। उसके बाद इसकी मैं मिसाल के तौर पे इसकी अभी मैं साइज़ जो है ना वो 200 DP सिलेक्ट कर देता हूँ और इसका मैं कर देता हूँ 300 हाइट कर देता हूँ। यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि उसके अंदर फिक्स हो जाए। इसका साइज़ कम कर दें तो हो जाएगा। ये देखें, ठीक है। अब देखें कि ये मैंने टेक्स्ट व्यू का साइज़ बड़ा कर दिया, वो यहाँ से यहाँ तक फैल गया सारे का सारा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये टेक्स्ट व्यू के जो है ना मेरे टेक्स्ट जो है वो सेंटर में नज़र आना चाहिए। टेक्स्ट व्यू जितना मर्जी बड़ा होता जाए वो टेक्स्ट व्यू हमेशा सेंटर में ही रहे। तो आप यहाँ पर करेंगे ग्रेविटी सेंटर, तो टेक्स्ट व्यू सेंटर में आ जाएगा। लेकिन देखें कि ये सेंटर में किस तरह आया है कि ये इस टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री के सेंटर में आया है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर सेंटर में आए, यहाँ पर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस तरह आपको ग्रेविटी लेआउट ग्रेविटी लगानी पड़ेगी और उसको सेंटर करना पड़ेगा। अब ये सेंटर हो गया, यहाँ पर आप सेंटर वर्टिकल लिखने गए तो सेंटर वर्टिकल भी कर देगा उसको, जो कि नहीं हुआ। कभी कभी बेइज्जती करवा देता है ये। अच्छा, ये दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रेविटी होता है, एक ग्रेविटी लेआउट होता है। ग्रेविटी लेआउट का मतलब ये होता है कि आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट व्यू को मूव करवाना है कहीं पर। जैसे कि मैं इसको अभी एंड करता हूँ ना तो पूरे का पूरा टेक्स्ट व्यू साइड पे ले जाएगा। मैं बॉटम करता हूँ तो वो लेके नहीं जा रहा, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्यों नहीं लेके जा रहा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यही बता सकता हूँ कि या तो हम उसको स्टार्ट करेंगे या फिर हम उसको एंड करेंगे। देखिए, लेकिन सिर्फ ग्रेविटी जो होती है ना उसका मतलब होता है कि टेक्स्ट व्यू वहीं पर पड़ा रहे, इस पूरे को मूव नहीं करना, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ लिखी है ना उसको मूव करते रहो। अब मैंने उसको सेंटर में लिखा तो उसने सेंटर में लिख दिया। मैंने उसको कहा कि स्टार्ट में कर दो, उसने स्टार्ट में कर दिया। मैंने उसको कहा एंड पे कर दो तो वो एंड पे कर देगा। मैंने उसको कहा कि बॉटम में करो, मैंने टेक्स्ट व्यू को बॉटम में सेट करना है तो वो उसको बॉटम में सेट कर देगा। अगर दो प्रॉपर्टीज़ इकट्ठी यूज़ करें तो आप इकट्ठी भी यूज़ कर सकते हैं। ये साइन लगा के आप उसको सेंटर में भी कर सकते हैं। ये देखें, सेंटर वर्टिकल नहीं, जस्ट सेंटर करते हैं ताकि वो सेंटर में आ जाए। ये देखें सेंटर में आ गया, तो इसको भी सेंटर में कर देते हैं। ये देखें, ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, इसका साइज़ मैं आपको ज़रा इजी करके समझाता हूँ। इसको रैप कंटेंट करते हैं, इसको भी रैप कंटेंट करते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारी मेन हेडिंग जो है एप्लीकेशन की। अब हम इसके नीचे थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक और टेक्स्ट व्यू बनाएंगे हम। यहाँ पर हमने ओरिएंटेशन वर्टिकल लिखी है, तो इस टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री के बाहर, इस टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री के बाहर जो भी चीज़ नहीं लिखी जाएगी वो इस वाले टेक्स्ट व्यू के नीचे आती जाएगी। यहाँ पर मैं नया टेक्स्ट व्यू बनाने लगा हूँ, उसको मैंने कहा कि उसकी विड्थ जो है ना वो मैच पेरेंट कर दे
और हाइट जो है ना वो रैप कंटेंट करेगा। मतलब ये हुआ कि उसकी विड्थ जो है ना वो यहाँ से यहाँ तक हो और हाइट उसकी जितना उसके अंदर डेटा हो उतनी हाइट हो जाए। क्योंकि मैं एक पैराग्राफ लिखना है मैंने, तो पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे लाइनें बनती जाएंगी, तो उसकी हाइट जितनी होगी ऑटोमेटिक रैप कंटेंट हो जाएगी वो। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूँगा। मैं को टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ नेट से। अच्छा, इसमें ना दो तरीके होते हैं टेक्स्ट लगाने के। एक टेक्स्ट लगाने का ये तरीका होता है कि आप किसी को XML फाइल के अंदर ही इस तरह टेक्स्ट लिख के उसके अंदर जो चीज़ लिखेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी। एक तरीका ये होता है कि ये हमारे पास देखें एक छोटी सी एक हेडिंग के लिए एक वर्ड था, हमने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन इन केस अब जैसे मेरे पास एक पैराग्राफ रिक्वायर्ड है तो मैं पैराग्राफ को अगर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये बहुत बुरा लगेगा, यहाँ तक आ जाएगा। और अगर हमारे पास 2-3 टेक्स्ट भी वैसे हैं जिनके अंदर पैराग्राफ यूज़ करना है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़राब करेगा कोड को। इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग की एक फ़ाइल होती है वैल्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज वैल्यूज़ स्ट्रिंग्स के अंदर एक फ़ाइल होती है। यहाँ पर आके आप उसको इजीली यहाँ पर उसको नाम देंगे। मैं कहता हूँ पैराग्राफ 1, और यहाँ पर आके मैं कोई भी चीज़ जो है ना वो यहाँ पर जब लिखूँगा तो वो वाली सारी चीज़ें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ करना कैसे है। अपने सिंपल एक पैराग्राफ यहाँ से कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये मैंने पेस्ट किए जैसे ही तो एरर शो होना शुरू हो गया। देखते हैं क्या एरर है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं होती, इसको एक मेथड के थ्रू लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका नेम देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका नेम सेट किया पैराग्राफ 1। तो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर हमने पैराग्राफ 1 शो करवाना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऐड स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग के फोल्डर में पड़ा हुआ है, स्ट्रिंग की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है, स्लैश पैराग्राफ 1। ये देखिए वो वाला सारे का सारा पैराग्राफ यहाँ पर आ गया और ये हमने सिंगल लाइन में कर दिया। आप सोचें अगर ये वाला पूरा पैराग्राफ मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट के अंदर जहाँ पर लिख देता तो ये कहाँ तक चला जाता है नीचे, तो ये बहुत बुरा लगना था। ये देखें आप एक और चीज़ भी यहाँ पर नोटिस करें कि मैंने ये वाला टेक्स्ट व्यू इस वाले के नीचे लगाया तो वो उसके नीचे आ गया है। अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पर वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो देखें ये वाला टेक्स्ट लेफ्ट पे आ गया और ये वाला उसके राइट पे आ गया। तो हमने इसकी वर्टिकल इसीलिए सेट की थी ताकि ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे दिखाई दें। एक और प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट व्यू की, वो जो होती है कि आप इस पैराग्राफ की फॉर एग्जांपल 4 या 5 लाइन्स शो करवाना चाहते हैं, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा लाइन्स हैं तो आप वो शो नहीं करवाना चाह रहे किसी भी वजह से, तो आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे मैक्स लाइन्स। ये मैक्स लाइन की प्रॉपर्टी है, इसको आप कहेंगे कि मैंने जो है ना वो 5 लाइन्स जो है ना वो शो करवानी है। अब ये तो हो गया 5 लाइन्स, लेकिन यहाँ पर देखें ऐसा लग रहा है कि पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन हमारा पैराग्राफ और भी है। तो इसलिए हमने यूज़र को बताना है कि ये पैराग्राफ यहाँ 5 लाइन्स पर ख़त्म नहीं होता बल्कि और भी है। उसको रीडिंग करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करें या कुछ भी करें तो उसके 3 डॉट्स जो है ना वो कंटिन्यू का साइन होते हैं। 3 डॉट्स जो है ना वो एंड पे शो करवाने हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे इलिप्साइज एंड, तो वो एंड पर 3 डॉट्स लगा देगा। मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ तो ये देखें उसने 3 डॉट्स जो है ना वो एंड पर लगा दिए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो लाजमी आपने ये गौर से सुननी है मेरी बातें, कि एक चीज़ होती है मार्जिन देना। किसी भी चीज़ को मार्जिन देने से मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मैं इस टेक्स्ट व्यू को मार्जिन देता हूँ लेफ़्ट से, तो उसका मतलब ये होगा कि ये पूरे का पूरा टेक्स्ट व्यू लेफ्ट वाली जगह से थोड़ी सी जगह छोड़ देगा। तो ये मैं करके दिखाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ मार्जिन लेफ़्ट, 10 करता हूँ तो थोड़ी सी जगह उसने मार्जिन लेफ़्ट किया तो वो लेफ़्ट से थोड़ी सी जगह छोड़ दी। अगर मैं उसको कहता हूँ मार्जिन राइट तो वो राइट से भी थोड़ी सी जगह छोड़ देगा। इसी तरह मैं उसको कहता हूँ मार्जिन टॉप, तो वो टॉप से थोड़ी सी जगह छोड़ देगा और पहले भी छुपी हुई है और थोड़ी सी और छोड़ देगा। और अगर मार्जिन बॉटम कहता हूँ तो बॉटम से थोड़ी सी जगह छोड़ देगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि बॉटम पे कुछ है ही नहीं, इसलिए उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है फ़िलहाल। ये होता है मार्जिन कि आपके पूरे का पूरा व्यू जो है ना वो चेंज हो रहा होता है, अपनी जगह छोड़ रहा होता है, लेकिन आप चाहते हैं कि व्यू इधर ही रहे, उसके अंदर वाला जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको करना यह है कि यहाँ पर आप देंगे पैडिंग लेफ़्ट अगर करेंगे। मैं यहाँ पर 10 करता हूँ तो ये देखना यहाँ पर जो टेक्स्ट जो है ना ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री ये यहाँ पर ही रहेगी। 10
डीपी जैसे ही मैं करता हूँ तो वो देखें टेक्स्ट थोड़ा सा इधर हो गया। थोड़ा वाज़ेह करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें 20 dp मैंने किया तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पर जगह छूट गई है। यहाँ पर मैं जैसे 40 लिखता हूँ वो थोड़ा सा और हो जाएगा, लेकिन टेक्स्ट व्यू की बाउंड्री देखें वो वहाँ के वहाँ ही खड़ी है। मार्जिन देने से आपकी बाउंड्री पूरी की पूरी चेंज हो रही होती है। जैसे ही मैं अभी ये मार्जिन को चेंज करता हूँ ना, मार्जिन लेफ्ट को, तो ये देखना बाउंड्री चेंज हो जाएगी। ये देखें। लेकिन पैडिंग को जब भी छेड़ते हैं हम तो वो बाउंड्री नहीं चेंज हो रही होती, वो आपके अंदर वाला टेक्स्ट चेंज हो रहा होता है। ये देखें। तो ये पैडिंग और मार्जिन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क आपने सीखना है कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। पैडिंग का मतलब होता है पूरे व्यू को मूव करवाना, और सॉरी मार्जिन का मतलब होता है पूरे व्यू को मूव करवाना, और पैडिंग का मतलब होता है इनसाइड द व्यू जो चीज़ पड़ी है ना, फिर वो आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, फिर वो आपका इमेज भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो इनसाइड द व्यू पड़ी है उसको आपने मूव करवाना है तो वो आपको पैडिंग के थ्रू करवा सकते हैं मूव। तो आज के लिए ये दो चीज़ें ही काफ़ी हैं जो हमने पढ़ी हैं। वो फर्स्ट वाली ये कि हमने टेक्स्ट व्यू कैसे लगाना है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, लेटर स्पेसिंग कैसे देते हैं, कलर कैसे देते हैं, अगर स्टाइल देना हो तो कैसे देते हैं, साइज़ कैसे बढ़ाया जाता है एप्लीकेशन का, ग्रेविटी में उसको कैसे लेके आते हैं, मार्जिन और पैडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि लेआउट कौन कौन से होते हैं, और ज़्यादातर लेआउट जो यूज़ होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा, लेकिन डिटेल में मैंने आपको बताया कि लीनियर लेआउट क्या होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेटिव लेआउट क्या होता है और बटन को हम किस तरह लगा सकते हैं और उसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो चलें इस प्रोग्राम को हम रन करके भी आपको दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो वेल एंड गुड, आपने करना ये है कि आपने उसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके बिल्ड नंबर जो होता है आपके एंड्रॉयड फ़ोन को, उस पर मल्टीपल टाइम 8 टाइम या 6 टाइम उसको टैप करेंगे तो वहाँ पर आपका एंड्रॉयड डेवलपर मोड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है सिंपल उसके अंदर सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शंस के अंदर जाके आपने यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी है और अपने मोबाइल को यूएसबी के साथ कनेक्ट कर देना है एंड्रॉयड स्टूडियो में। यहाँ पर आपकी डिवाइस शो होना शुरू हो जाएगी, जैसे मेरी हुआवे की डिवाइस शो हो रही है। लेकिन अगर आपके पास एंड्रॉयड नहीं है तो आपको एमुलेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। देर आर मैनी एमुलेटर्स अवेलेबल, लेकिन एंड्रॉयड स्टूडियो का जो अपना होता है वो ज़रा थोड़ा हैवी होता है, वो आपके सिस्टम को स्लो कर देगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप उसके लिए नॉक्स यूज़ कर लें, या और भी बहुत से हैं जो आपको बेटर लगता है वो कर लें। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो फ़िलहाल मैं आपको इसको अपनी डिवाइस पर ही रन करवा के सिखा सकता हूँ। इसमें एक और चीज़ देखें कि इसको क्रिएट कैसे करते हैं। मैं आपको वर्बली थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ ऐसे ही। आप सबसे पहले एवीडी मैनेजर में आएंगे। अगर आपने एमुलेटर एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करना है, यहाँ पर आके आपने देखना यह है कि क्रिएट वर्चुअल मशीन पे आना है सबसे पहले। फिर आपसे पूछेगा कि कौन सी डिवाइस क्रिएट करना चाहते हैं, किस रेजोल्यूशन के अंदर हो, फ़ोन क्रिएट करना है या टीवी क्रिएट करना चाहते हैं। आपने कहना है मैंने फ़ोन क्रिएट करना है, इधर आना है और उसको नेक्स्ट कर देना है। कोई भी वर्जन आप यहाँ से रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका ज़्यादा इशू नहीं होता। सिंपल आपने नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे वो पूछेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उस पर ओरियो होना चाहिए, आर होना चाहिए, पाई होना चाहिए, नगेट्स होने चाहिए, या कौन सा होना चाहिए। आपका जो भी अवेलेबल हो, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, वजह यह है कि मेरे पास डिवाइस अवेलेबल है। तो आप सिंपल उसको जैसे यहाँ से डाउनलोड करके नेक्स्ट करेंगे तो वो आपकी डिवाइस क्रिएट कर देगा और आपको फिर मोबाइल अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पर ही आप उसको रन कर सकते हैं। सिंपल आपको यहाँ से आके वर्चुअल मशीन को रन करना पड़ेगा और एप्लीकेशन उसके ऊपर रन कर देनी होगी। तो चलें मैं इसको रन करता हूँ इस एप्लीकेशन को और आपको उसका व्यू दिखाता हूँ मोबाइल के ऊपर। यहाँ से आपने उसको रन करना है, ये वाला बटन है। जैसे आप उसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुअल बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम में, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट करते हैं ना तो फर्स्ट टाइम बिल्ड में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन बाद में ये बड़ी जल्दी जो है ना वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। ये मेरी डिवाइस है जो मैंने अभी कनेक्ट किया है अपने एंड्रॉयड फ़ोन को। जब किसी के साथ कनेक्ट किया है तो उसका सारे का सारा व्यू जो है ना वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गया है। तो इस एप्लीकेशन को मैं यहाँ पर क्लिक करके रन करूँगा। तो जैसे ही ये रन होगी तो यहाँ पर एमुलेटर के अंदर यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं उसके अंदर क्या शो होता है, जब कोई एरर आता है। ये देखें
ये मेरी एंड्रॉयड डिवाइस है जिसके ऊपर ये एप्लीकेशन मैंने रन की है। तो यहाँ पर उसने जो हमने पहले हेडिंग दी थी ये वाली, ये भी यहाँ पर शो हो गई है, और जो उसमें पैराग्राफ लिखा था वो वाला भी शो हो गया। ये देखें, ये 3 डॉट्स भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस कोड का लिंक और जो भी चीज़ आज मैंने पढ़ाई है ये सारी की सारी इसको मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर डिफाइन कर दूंगा, अच्छी तरह डिस्क्राइब कर दूंगा। जिसको समझना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके इजीली समझ सकते हैं। और अगर कोड भी देखना है तो ये वाली कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ पर कर पाया हूँ, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं इस वीडियो के बाद करके उसको अपलोड कर देता हूँ। आप वहाँ से जाके इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, और बेल आइकॉन तो ज़रूर ही प्रेस करें अगर नए आए हैं आप चैनल पर, ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।